हेलो दोस्तों। आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल आफ्टर इन्फिनिटी मैथ्स पर। अब तक हमने आर यू एम एस सी एंट्रेंस के एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का 2017 में आए हुए क्वेश्चन देखे थे। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए 2018 में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी एमएससी एंट्रेंस के लिए हमारे पास कुछ ही दिन शेष होने बचने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए डेली 2 वीडियो अपलोड करूं, जिससे हम अपने 2 से 3 टॉपिक को कवर करें। बाकी आप भी अपनी तैयारियों को मजबूत कीजिए, आप भी अपनी तैयारियों को तेज कीजिए। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2018 आर यू एंट्रेंस। हम 2018 के आर यू एंट्रेंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक फंक्शन दिया गया है, डिफाइन किया गया है एफ जेड। एफ जेड हमारे पास जेड स्क्वायर जब जेड इक्वल टू आयोटा हो, एंड जीरो वैन जेड इज इक्वल टू आयोटा। वैन जेड इज नॉट इक्वल टू आयोटा देन जेड इज। तब हमसे पूछा गया है कि एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम जेड बराबर आयोटा पर हम इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। तो एफ ऑफ आयोटा हमारे पास क्लियरली जीरो दिया गया है, लेकिन लिमिट एज जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड हम चेक करेंगे। तो हम देखेंगे कि लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड की वैल्यू हमारे पास जेड स्क्वायर हो जाने वाली है। तो हम देखेंगे -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा हमारे पास। तो एफ ऑफ आयोटा इज नॉट इक्वल टू लिमिट जेड स्क्वायर जेड टेंस टू आयोटा एफ ऑफ जेड। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि मोड ऑफ एफ जेड हमारे पास कांस्टेंट दिया गया है, एंड एफ जेड एनालिटिक बोला गया है। तो हमसे एफ जेड के बारे में पूछा है कि एफ जेड क्या होगा। एफ जेड वेरी एफ जेड वेरिएबल फंक्शन होगा, हार्मोनिक होगा, अचर होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने एफ जेड के बारे में पूछा गया है। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड मोड एफ जेड इज कांस्टेंट, देन एफ जेड इज कांस्टेंट फंक्शन। और हम इसको प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे तो हमें क्लियर दिया गया है कि मोड एफ जेड कॉन्स्टेंट लेट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी टाइप का हमारे पास कोई फंक्शन है। तो मोड एफ हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मोड एफ हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मोड एफ का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नाउ इसे हम कोई क्वांटिटी डी मान लेते हैं। डी कांस्टेंट हो गया, जो कि अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि एफ है जो एनालिटिक फंक्शन है, तो यू और वी सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तब एफ एनालिटिक implies u of x is equal to vy and uy is equal to minus of vx। एंड यहाँ पे हम देखेंगे d का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 2u(ux) प्लस 2v(vx)। सिंस d कांस्टेंट क्वांटिटी थी, d का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाने वाला है। तब u(ux) प्लस v(vx) इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमारे पास हो गई 1। अगेन y के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो u uy
प्लस वी ऑफ वी वाई इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया है। अगेन क्योंकि डी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम जब इसका डी के रेस्पेक्ट एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे वो भी 0 हो जाने वाला है। यहाँ से हम यू एक्स बराबर वी वाई पुट कर देंगे एंड वी वाई की जगह हम यू एक्स पुट कर लेंगे और वी एक्स की जगह माइनस यू वाई पुट कर लेंगे। तो हमारी इक्वेशन है जो पहली इक्वेशन हो जाएगी यू एक्स एज इट इज प्लस वी एंड वी एक्स की जगह हम पुट करने वाले हैं माइनस ऑफ यू वाई। तो माइनस ऑफ यू वाई इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज हमारे पास जो इक्वेशन बन के आने वाली है यू एक्स माइनस यू वाई इंटू वी इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में हमारे पास यू वाई ऐसा कैसा रह जाएगा प्लस वी इंटू वी वाई की जगह हम पुट कर देंगे यू एक्स। तो वी वाई की जगह हमने यू एक्स पुट कर दिया इक्वल टू 0। नाउ हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये थी। नाउ इक्वेशन 3 से हम यू एक्स की वैल्यू रख देते हैं। यू एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तब यू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बी यू वाई बाय यू। पुट करने पे हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 4 में हम पुट कर रहे हैं तो यू वाई प्लस बी स्क्वायर यू वाई बाय यू इक्वल्स टू 0। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू यू वाई इक्वल्स टू 0 अपॉन यू। सिंस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इट में भी 0। अगर 0 हो गया तो कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का या तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 होगा हमारे पास और यू वाई 0 होगा। अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 0 हो गई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 हो गया इसका मतलब क्या है यू और भी दो कोई पॉजिटिव यू का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आने वाला है, वी का स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव आने वाला है। कोई दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम हमारे पास 0 होने वाला है। इसका मतलब either यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड वी स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज यू इज इक्वल टू 0 कोमा वी इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाने वाला है एफ एक 0 फंक्शन हो जाने वाला है। नहीं तो हमारे पास यू वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब आ गया यू कोई एक्स का फंक्शन रहा होगा। सिमिलर वे में हम सोल्व करेंगे आगे हमें यू एक्स भी 0 मिल जाएगा। तो वो सिमिलर वे में हम इधर से यहाँ पे हमने यू एक्स की वैल्यू पुट की, हम यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यू एक्स भी 0 मिल जाएगा। तो यू एक्स को 0 मिल जाएगा तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से हमने बोला था यू कोई एक्स का फंक्शन रहेगा लेकिन एक्स का डेरिवेटिव करने पर भी यू 0 मिल रहा है तो यू कोई कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा। इसी तरह से हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड वी वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जब हम वी के लिए सॉल्व करने जाएंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि वी हमारे पास कोई C2 हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन आ जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल एफ जो होने वाला है यू प्लस आयोटा वी टाइप का होगा तो वो हो जाएगा C1 प्लस आयोटा C2। तो एफ हमारे पास टोटल कांस्टेंट आ जाएगा। ये या तो डायरेक्ट स्टेटमेंट याद कर लीजिए नहीं तो इसका प्रूफ भी मैंने दे दिया है, प्रूफ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे था मोड एफ जेड हमारे पास एक डोमेन में कांस्टेंट है, एफ जेड एनालिटिक है तो हमारे पास एफ जेड कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीआर इक्वेशन से आया है। सीआर इक्वेशन का पोलर फॉर्म पूछा है। देखिए सीआर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म पोलर फॉर्म दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं हम। सीआर इक्वेशन, जब सीआर इक्वेशन की बात आई है तो इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट भी हम जान लेते हैं। जब हम कार्टेशियन हमारे पास कोई फंक्शन है एफ जो u प्लस आयोटा वी फॉर्म का है जहां पर u हमारे पास x कोमा y के फंक्शन है कोमा v भी हमारे पास x कोमा y का फंक्शन है। हमारे पास f कोई फंक्शन है जो u और आयोटा u और v का फंक्शन है जहां पर u हमारे पास x और y के फंक्शन है। हम बोलेंगे f है जो CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। f CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है दैट एम्प्लाइज u का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है
वो v का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के बराबर होता है, एंड u का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव v के x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव के नेगेटिव के बराबर होता है। ये तो हमारे पास हो गया कार्टेशियन फॉर्म। नाउ हमसे पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा गया है। पोलर फॉर्म वो सीधा सा है यू आर एंड वी आर। याद करने का तरीका है सीधा सा, यू आर इज इक्वल टू वी थीटा, वी आर इज इक्वल टू यू थीटा, दोनों के साथ 1/r नीचे यू आर, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिए। देख लीजिए कि हमारे पास पोलर फॉर्म में आ गया है। पोलर फॉर्म में हमारे पास ये वी थीटा इज इक्वल टू आर यू आर एंड यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास कोई फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा बी हमारे पास अगर एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, बट if f satisfies CR equation, then f need not be analytic. That means analyticity is the necessary condition. CR equation is the necessary condition for analytic function, not sufficient. तो सफिशिएंट बनाने के लिए कि हमारे पास कोई फंक्शन f है जो एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर देगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक हो जरूरी नहीं है। इसको सफिशिएंट कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे f हमारे पास u प्लस आयोटा v टाइप का कोई फंक्शन है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करे, प्लस ux uy vx vy पार्शियल ऑर्डर के डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, implies f is analytic। देख लीजिए एनालिटिसिटी और CR इक्वेशन में ये रिलेशन है, सिंपल है रिलेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक पावर सीरीज दी गई है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी गई है। गिवन पावर सीरीज है हमारे पास समेशन -1 की पावर नीटा अपॉन n फैक्टोरियल z माइनस 2i की पावर नीटा। इसका मतलब इस बार जो समेशन है n पे ना होकर के नीटा पर है। इस हमारे पास पूछा गया है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो आप यहाँ पे कॉशी हाडामार्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 डिवाइडेड बाय an। तो वो हमारे पास आ जाता है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, an हमारे पास हो गया है -1 की पावर नीटा बटे n फैक्टोरियल। तो हमारे an की बदले हम यहाँ लिखेंगे a नीटा, तो जो a नीटा प्लस 1 बनेगा हमारे पास वो आएगा -1 की पावर नीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू an हमारे पास है -1 की पावर नीटा इंटू n फैक्टोरियल। तो 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मॉडुलस लगा देंगे, तो ये हमारे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास -1 का मॉडुलस विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास r हमारे पास 1 आ जाने वाली है। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारा 1 आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे जो पावर है वो नीटा है, n नहीं होकर, इसलिए हमने n को चेंज नहीं किया है, पावर चेंज हो रही है नीटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि ये मोड जेड इक्वल टू 1 को कहाँ पर मैप कर रही है, वास्तविक अक्ष में प्रतिचित्रित इस प्रकार करता है कि मोड जेड इक्वल टू 1 को ये हमारे जो प्लेन है उसके रियल एक्सिस पे मैप कर रहा है। किस तरह से मैप कर रहा है कि 1 आयोटा और -1 जेड प्लेन में, ये जेड प्लेन है, इनको मैप कर रहा है डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन में मैप कर रहा है ये 0, 1 और डब्ल्यू पर। तो एक तो डायरेक्ट है कि हम क्रॉस रेशो वाला यूज कर ले कि हमारे पास 4 पॉइंट है 1 आयोटा -1 एंड जेड, उसको ये मैप कर रहा है Z1 कर लेते हैं। ये मैप कर रहे हैं 0, 1 डब्ल्यू और W1 यहाँ पर मैप कर रहे हैं, और क्रॉस रेशो लगा ले 1 माइनस आयोटा अपॉन आयोटा माइनस ऑफ -1 -1 माइनस Z1 एंड Z1 -1 इज इक्वल टू समथिंग लाइक W minus 0 no 0 minus 1 1 minus W W minus W1 एंड W1 माइनस 0। लेकिन ये तो 4 पॉइंट दिए हो तब, या 3 पॉइंट यहाँ पे W मिसिंग है, तो यहाँ अगर पूरे 3 पॉइंट दिए होते हैं तब हम क्रॉस रेशो का यूज करके हम इस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं W बराबर FZ के फॉर्म में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1 पॉइंट मिसिंग है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से हिटिंग करेंगे कि Z बराबर 1 आयोटा और -1 के क्रम से हमको 0, 1 और W दिया गया है। तो पहले ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है 1 माइनस जेड बटे 1 प्लस जेड, तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड। तो हम देखेंगे कि 1 को 0 पर मैप करें। जब हम z बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट में हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। दूसरा बोलता है कि आयोटा रखने पर 1 मिले, तो z बराबर आयोटा रखने पर हमें क्या मिलता है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, जो कि कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास नहीं होगा। नाउ ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करने के लिए 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये तो पहले वाले को ही मतलब z बराबर 1 रखने पर ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। नाउ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 1 इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, 1 इंटू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ये 1 इंटू यहाँ पे आयोटा होना चाहिए, आयोटा होगा। नाउ जब z बराबर 1 पुट कर रहे हैं तो z बराबर 1 पुट करने पर ये डायरेक्ट 0 मिल रहा है। z बराबर आयोटा रखने पर हमें क्या मिल रहा है आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, विच इज इक्वल टू में आयोटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू में 1। तो हमारे पास बाकी दो तो डिसकार्ड हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार हम मतलब मेथड से जाने के बदले बाय ऑप्शन भी हिट करते हैं, तो वो सही रहता है, हमारे पास टाइम भी कम जल्दी सोल्व हो जाता है, टाइम भी कम खाता है क्वेश्चन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक क्लोज कंटूर है सी, उसकी लंबाई के बारे में बताया गया एल है, जिसमें एफ जेड हमारे पास कॉन्टिन्यूअस दिया गया है एंड मोड ऑफ एफ जेड है जो वो हमारे पास बाउंडेड है लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पे। सी कंटूर है ये। तब हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड हमारे पास क्या होगा
इंटीग्रेशन स्प्लिट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी mod of fz less than equal to mod of fz mod of dz mod of fz which is less than equal to m integration c mod of dz m into c के चाप की लंबाई mod dz ऑफ c वो हमारे पास हो जाने वाला है। सी के चाप की लंबाई हमें एम एल एल दी गई है, तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू एम एल हो जाने वाला है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो हमारी पीडीएफ है क्वेश्चन सॉल्व की, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आफ्टर इंफिनिटी मैथ्स पर ही मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाके चैनल में जुड़ सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे एक सी कर्व दिया गया है, सी सच दैट मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू आर, एक सर्किल दिया गया है एंड पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस ए। एक तो सीधा सा हम अगर इसे देखें तो यहाँ पे इस कॉची फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाता है एफ ऑफ ए। तो ये हमारे पास अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए। यहाँ पे सिंस एफ जेड इज इक्वल टू 1 दैट एम्प्लाइज 2 पाई इज द आंसर सीधा। या हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू हमारे पास आर दिया गया है, तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई। जेड बराबर ये हो गया क्वांटिटी, तो जेड बराबर ए प्लस आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई। अब डी जेड इज इक्वल टू आयोटा आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई डी फाई, एंड जेड माइनस ए के जगह हम रख सकते हैं आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई। पुट करने पर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आयोटा आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई डी फाई अपॉन आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई। आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई से आर ई रेज टू पावर आयोटा फाई कैंसिल आउट। आई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी फाई आयोटा इंटू फाई 0 to 2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आई आंसर। दोनों तरीके बता दिए हैं, आप चेक देख लीजिए, जो आपको सही लगे उससे आप सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा इसका। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किल दिया गया है, सी सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। स्मॉल आर रेडियस का सर्किल है जिसका सेंटर जेड नॉट पर है। इस सर्किल के अंदर और ऊपर एक हमारे पास फंक्शन एफ जेड है, जिसके बारे में बताया गया है कि वह एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब विश्लेषिक फलन है, और बताया गया है मोड एफ जेड है जो बाउंडेड है। तो मोड ऑफ nth प्राइम ऑफ जेड नॉट के बारे में पूछा गया है कि वो किस तरह का होगा। हम जानते हैं कॉची फॉर्मूला और इंटीग्रेशन। हमारे पास हो जाने वाला है कॉची फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एफ nth प्राइम ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू
एन फैक्टोरियल अपॉन 2 pi I इंटीग्रेशन 0 टू इंटीग्रेशन C एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1। हमारे पास इस तरह का होता है। मॉड एफ एन ए की जगह जेड नॉट रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सी सर्किल दिया गया है, देखते हैं। मॉड ऑफ एफ एन एफ प्राइम ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन 2 pi I इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1 का मॉड, विच इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ सी मॉड ऑफ एफ जेड मॉड ऑफ डी जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट की पावर n+1, which is equal to n factorial which is less than equal to n factorial upon 2 pi into में m upon r raised to power n+1 इंटीग्रेशन ऑफ c mod dz। mod dz मतलब हमारे पास c का पूरा चाप, c हमारे पास एक वृत्त है, तो इंटीग्रेशन हमारे पास उस वृत्त की परिधि आ जाएगी। परिधि आ गई तो इसका मतलब हमारे पास परिधि क्या हो गई, r रेडियस का सर्किल है तो इसकी परिधि आ जाएगी हमारे पास, विच इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल अपॉन 2 pi इंटू में m बाय r रेज टू पावर n+1। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास परिधि 2 pi r, 2 pi से 2 pi कैंसिल आउट, r की एक पावर कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो आएगा n फैक्टोरियल m बटे r रेज टू पावर n, n फैक्टोरियल m बटे r रेज टू पावर n। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि z के सभी परिमित मानों के लिए फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ z एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड बाउंडेड। देन एफ जेड के बारे में पूछा गया है। एफ जेड किस तरह का फंक्शन होगा, अचर होगा, कॉम्पैक्ट होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखते हैं कि दिया गया है कि z हमारे पास फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज मतलब फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए बात किया गया है कि फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन पे z हमारे पास एनालिटिक दिया गया है प्लस बाउंडेड दिया गया है बाय ल्यूवेल थ्योरम, ल्यूवेल्स थ्योरम। ल्यूवेल थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, फाइनाइट पार्ट प्लेन की बात हुई है, ल्यूवेल थ्योरम हमारे पास बोलती है एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। जबकि हमारे पास जब फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात हुई है तो इसमें हम बात करेंगे कि किसी डोमेन में एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, डी में डोमेन में एनालिटिक हो एंड बाउंडेड हो, एम्प्लाइज वो कांस्टेंट हो जाएगा। एक तरह से ल्यूवेल थ्योरम ही है। ल्यूवेल थ्योरम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए लागू होती है, जहां पर हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर फंक्शन को एनालिटिक होने पर हम उसे एंटायर फंक्शन बोल देते हैं। फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब किसी डोमेन में हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है और बाउंडेड है, तो फंक्शन ल्यूवेल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एवरी एनालिटिक फंक्शन के बारे में पूछा गया है। कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है एफ, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक दिया गया है।
एनालिटिक इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एफ हमारे पास दिया गया है, एनालिटिक इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। एफ के बारे में ये डिटेल दी गई है। तो हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है एफ एनालिटिक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो बाय ल्यूवेल थ्योरम ये कांस्टेंट हो जाएगा, एनालिटिक हो गया बाउंडेड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। एक जो क्वेश्चन करने की टेक्निक होती है सॉल्व करने की, वो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन देख रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसे अपने सामने लिख लीजिए। जब आप उन डाटा को देखेंगे तो वो अपने आप ही लिंक होने लगेंगे, कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल जाएगा। कभी आप इस तरह से सोचते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। मैं खुद इस टेक्निक को यूज करता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोड जेड लेस देन आर दिया गया है, और एक डोमेन हमारे पास जी दी गया है, जिसके अंदर हमें दिया गया है एफ जेड एनालिटिक, और दिया गया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। सी यहाँ पे क्लोज कंटूर होगा कोई। तो हमसे पूछा गया है कि मोड ऑफ एफ जेड पूरे डोमेन में किसके मतलब कैसे होगा। तो ये डायरेक्ट एक श्वार्ट्ज लेमा होता है, श्वार्ट्ज लेमा। श्वार्ट्ज लेमा हमें बोलता है कि हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, किसी डोमेन में फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है, एफ ऑफ जीरो एनालिटिक है, बाउंडेड है उसके किसी क्लोज कंटूर पर, एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया गया है, मतलब एफ जेड एनालिटिक इन अ डोमेन जी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। हमारे पास इस तरह से दिया गया है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी वेयर सी इज एनी क्लोज कंटूर in domain G, then mod of fz is less than equal to में m mod z divided by r in for all z belongs to G। पूरे डोमेन के लिए हमारे पास ये रिलेशन होल्ड होता है। तो देख लीजिए हमारे पास ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर है इसका। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब के प्रूफ आप देख सकते हैं, नोटबुक में किए हुए हैं हमने, जेपीएच की टेक्स्ट बुक है उसमें भी इन सब के प्रूफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सिंगुलरिटी को लेके पूछा गया है। एक फंक्शन दिया गया है एफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय साइन नहीं साइन 1 बाय 1 माइनस जेड टाइप का फंक्शन दिया गया है, और उसकी जेड बराबर 1 पर सिंगुलरिटी के बारे में पूछा गया है। सिंगुलरिटी अपने विचित्रता यानी रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, एसेंशियल होगी, आइसोलेटेड एसेंशियल होगी, या पोल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सिंगुलरिटी डायरेक्टली नहीं दिख रही है, तो हम देखेंगे सबसे पहले जीरोस के बारे में। इसके जीरोस कब कब होंगे, साइन ऑफ 1/1 माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो है, तो 1/1 माइनस जेड हमारे पास एन पाई के इक्वल होगा, तो 1 माइनस जेड हमारे पास 1/n पाई के बराबर होगा, तो जेड हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/n पाई। एज n टेंस टू इन्फिनिटी जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास, जेड इक्वल टू 1 हमारे पास सिंगुलरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेड बराबर 1 के नेबरहुड में हमें इनफाइनेटली मैनी वो मिल रहे हैं, साइन 1
1/1 - z के हम एक्सपेंशन में देखते हैं तो हमें इनफाइनाइटली टर्म्स मिलती है जिनमें z डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब हमारे पास एक बात तो कंफर्म है कि एसेंशियल सिंगुलरिटी आने वाली है। एसेंशियल सिंगुलरिटी आने वाली है, लेकिन हम देखेंगे z बराबर 1 है, वो लिमिट ऑफ जीरोज है, ये सारे जीरोज थे, और जीरोज के लिए तो जीरोज निकालने के लिए तो हमने इसको डायरेक्ट जीरो के बराबर पुट किया, और जीरोज एंड z इक्वल टू 1 इज द z इक्वल टू 1 है जो हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ जीरोज। सो लिमिट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होती है, लिमिट ऑफ जीरोज इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। डायरेक्ट है, लिमिट ऑफ जीरोज हमारे पास आइसोलेटेड होती है, एंड लिमिट ऑफ पोल्स हमारे पास होती है नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। लिमिट ऑफ जीरोज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई तो हमारे पास z बराबर 1 पर भी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। खत्म। z बराबर 1 पर हमारे पास आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे रेजिड्यू के बारे में पूछा गया है कि एफ जेड हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, z बराबर इंफिनिटी पर वो एनालिटिक है, तब रेजिड्यू एट z इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस ऑफ z एफ जेड। और हम इसे दो तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास एफ जेड कोई रेशनल नंबर है, रेशनल फंक्शन है, अगर एफ जेड हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, तो हम देख सकते हैं इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम जस्ट चेक करते हैं कि लिमिट z टेंस टू माइनस ऑफ 1/z का कोफिशिएंट इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है हमारे पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम कर देते हैं लिमिट z टेंस टू इंफिनिटी माइनस z एफ जेड। इस तरह से करके हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों z बराबर इंफिनिटी पर रेजिड्यू निकालने के तरीके हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन दिया पूछा गया है कि हमारे पास कोई एक सी हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व दिया गया है। क्लोज्ड कर्व मतलब ये किसी पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ चलना और ये इधर आके खत्म हो गया, क्लोज्ड कर्व है। तो हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन डी जेड ऑफ सी किसके बराबर होगा। ऑब्वियसली ये हमारे पास जीरो के बराबर होने वाला है क्योंकि हमारे पास केवल लाइन इंटीग्रल पूछा गया है उस कर्व का। लाइन इंटीग्रल हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि वो जहाँ से पे शुरू हो रहा है वहीं पे आके ख़त्म हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 2018 में आया हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखेंगे हम इसे। हमें यहाँ पर पूछा गया दिया गया है सी एक कर्व है जो माइनस एक मिनट -1 से 1 तक जा रहा है। वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मोड z बराबर 1 है। मतलब ये हमारे पास z बराबर 1 एक सर्किल हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो चुका है यहाँ पे। तो या तो
-1 से ये इस तरह से जा रहा है या इस तरह से जा रहा है, ये हमारे पास mod z इक्वल टू 1 कर्व हो गया। तो ये इसने पूछा है हमसे इंटीग्रेशन 1/z dz ऑफ सी, अगर वो कर्व 1 और 2 पाथ 1 के अलोंग जाता है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमारे पास जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है कॉची फॉर्मूला से हम देखते हैं एफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड इंटीग्रेशन ऑफ सी विच इज इक्वल टू में 2 पाई इंटू में एफ ऑफ ए, यहाँ पर सी काउंटर क्लॉकवाइज होता है। सिंस पाथ 1 इज काउंटर क्लॉकवाइज तो हमारे पास वो पॉजिटिव रिलेशन पॉजिटिव आने वाला है, और हाफ है तो हम पाई आई लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी अलोंग पाथ 1 1/z dz, हाफ हाफ सर्किल है तो पाई आई, और हमारे पास जो फंक्शन है z वो कांस्टेंट फंक्शन 1 है तो ऐसा ही रह जाने वाला है। और अगर हम C2 के अलोंग जाएंगे पाथ 2 1/z dz, तो वही हाफ पाथ है, हाफ सर्किल है तो पाई आई, लेकिन इस टाइम ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज नहीं, इस टाइम रुकिए, जो पाथ C1 है वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाने वाला है, क्लॉकवाइज चलता है तो नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। और C2 है जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पाई आई रहेगा, तो या तो इसका आंसर पाई आई होगा या माइनस पाई आई होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे आज हमने 2018 के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आपको अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी और भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। हम इसी प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसके बाद 2019 2021 में आए हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2020 में तो एग्जाम हुआ नहीं था। तो चलिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है।